हिंदू नव वर्ष की आप लोगों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, समता का अधिकार, जो समानता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है और मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 में ही दिया गया है और अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 उसका एक उदाहरण है या उसका एक विस्तार है। तो अनुच्छेद 14 क्या बात करता है, उसकी जो शब्दावली है वो है विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि के समक्ष समता क्या होती है? विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कि विधि से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, कोई किसी भी पद पर है, किसी भी जगह पर है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, चाहे राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो, एक आम व्यक्ति हो। जैसे कि प्रोफेसर डाइसी ने कहा है, विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ है कि विधि से ऊपर कोई भी नहीं है, सभी विधि के अधीन होकर ही कार्य करेंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सम्राट हो, चाहे राजा हो या एक प्रजा का व्यक्ति हो। अगर कोई भी विधि के अनुसार ही, विधि से ऊपर कोई नहीं होगा, विधि के अधीन सभी लोग होंगे। ये जो वाक्यांश लिया गया है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। तो विधि का समान संरक्षण क्या होता है? विधि का समान संरक्षण मतलब सामान्य परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यवहार किया, लेकिन अगर असामान्य परिस्थितियां हैं और अगर सामान्य व्यवहार किया जाता है तो एक प्रकार से असमानता होगी। मान लीजिए जैसे भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, अलग जगह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं कहीं पर सूरज ही नहीं निकल रहा, बारिश ही बहुत ज़्यादा हो रही, तो वहाँ के व्यक्तियों के लिए एक अगर समानता रखेंगे, जो नॉर्मल रूप से शहर में रह रहे हैं उनके साथ अगर अपन एक समानता रखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, एक प्रकार से असमानता हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि सामान्य परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे अपन आर्टिकल 15 में भी देखेंगे, 15 क्लॉज 4 देखेंगे, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6 देखेंगे, या आर्टिकल 16 में देखेंगे जो लोक नियोजन में अवसर की समानता है, उसमें भी जो SC ST या OBC या आपके EWS को जो आरक्षण दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि सामान्य परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जिनकी परिस्थितियां असामान्य हैं उनके साथ अगर आप सामान्य व्यवहार करेंगे तो वो एक असमानता हो जाएगी। दूसरी चीज आती है कि क्या आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो व्यक्ति शब्द है उसके अंतर्गत कौन विधिक व्यक्ति भी आता है क्या? तो आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में स्पष्ट रूप से अपना मत दिया है कि चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इसके अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी आता है, विधिक व्यक्ति भी आता है। अब हम कुछ बातें आर्टिकल आपके मूल अधिकार के संबंध में पढ़ेंगे कि कुछ मूल अधिकार जो है वो व्यक्ति वश को प्राप्त हैं और कुछ मूल अधिकार जो है वो नागरिक वश को प्राप्त है। तो व्यक्ति के अंतर्गत सभी लोग आते हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश का व्यक्ति हो, चाहे विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, और अपने भारत का व्यक्ति हो। अगर व्यक्ति शब्द आ गया तो कोई भी इंसान हो सकता है, वो व्यक्ति इसका संरक्षण ले सकता है मूल अधिकार का। लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनका संरक्षण सिर्फ और सिर्फ भारत देश के नागरिकों को ही प्राप्त होगा, व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल जो है जो सिर्फ केवल नागरिक को प्राप्त है, केवल नागरिक को प्राप्त है। बाकी सभी आर्टिकल जो है वो व्यक्ति को प्राप्त हैं, चाहे वो किसी भी देश का निवासी हो। दूसरी बात आती है कि विधिक जो आर्टिकल 14 में विधि की समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण का सिद्धांत जो दिया गया है और उसी का विस्तार 15, 16, 17 और 18 में दिया गया है, उसके संबंध में यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत नेचुरल जस्टिस, जिसको अपन नैसर्गिक न्याय का अधिकार बोलते हैं या प्राकृतिक न्याय का अधिकार बोलते हैं, वो सिद्धांत भी अंतर्निहित है। तो क्या होता है नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत? कि इसमें 2 सिद्धांत आते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। दूसरा आता है कि सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए, बिना सुने, किसी एक पक्ष को सुने आप निर्णय नहीं दे सकते हैं, दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का एक युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज इन दोनों सिद्धांतों से निकल के आती है निष्पक्षता।
तो आर्टिकल 14 जो बनाया गया है, समता का अधिकार है, वो निष्पक्षता के लिए ही बनाया गया है। जो उसका मूल तत्व या मूल आत्मा जो निकल के आती है वो एक निष्पक्षता भी है, निष्पक्षता ही है। जैसे कि ई रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य वाले केस में बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जस्टिस पी.एन. भगवती साहब थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मनमानापन और समता एक दूसरे के शत्रु है। जहां मनमानापन किया जाएगा, जहां मनमानापन होगा, वहां पर एक समानता नहीं हो सकती है। इसलिए दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। इसलिए समानता में मनमानापन नहीं होना चाहिए। तो इससे निकल कर क्या आ रहा है? निष्पक्षता ही तो निकल के आ रही। यही बात मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोहराई कि मनमानापन और समानता एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से जहां मनमानापन होगा वहां समानता होना संभव नहीं है। इसके बाद इसमें आता है कि क्या वर्गीकरण किया जा सकता है? तो सामान्यतः वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन युक्तियुक्त वर्गीकरण का, वर्ग विधान का तो निश्चित करता है हमारा आर्टिकल 14, लेकिन युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति दे देता है। कब दे देता है? जब वो बोधगम अंतरक पर आधारित हो या उसमें उसके उद्देश्य में कोई तर्क संगत संबंध प्रदर्शित होता है। मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां हैं, जैसे SC/ST वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें एक तर्क संगत संबंध होना चाहिए, किसी बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि मिट्टू लाल वर्सेस पंजाब राज्य वाला केस है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 303 आईपीसी के अंतर्गत आईपीसी को क्या कर दिया था? अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया था। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया था? क्योंकि कोई व्यक्ति उसमें 302 में जब अपन पढ़ते हैं तो कोई व्यक्ति अगर आपराधिक मानववादी हत्या का अपराध करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष का मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। ऑप्शन में आजीवन कारावास भी दिया गया था, लेकिन इस वाले मामले में जो मिट्टू लाल वर्सेस पंजाब राज्य वाले मामले में है, इस मामले में क्या हुआ था कि उसने जेल में कोई हत्या कर दी थी और हत्या के अपराध में वो जेल गया था, तो वहां पे वो हत्या कर देता है तो उस पर धारा 303 के अंतर्गत अपराध दर्ज होता है और 303 में केवल और केवल मृत्यु दंड की सजा दी गई है और विकल्प में आजीवन कारावास की सजा नहीं दी गई है। इसलिए उसने माननीय उच्चतम न्यायालय में इस चीज को आर्टिकल 14 का उल्लंघन के आधार पर उसने याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशन, असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसने कहा कि अपराधियों पर भेद नहीं किया जा सकता है, अपराधियों में भेद किसी भी तरह से संभव नहीं है।